नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके इरादों में दम है तो आप अपने सफलता को, अपने मुकाम को ज़रूर प्राप्त करेंगे। और आपके सपने को साकार करने में हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी पूरी टीम जो है तत्परता से आपको उस दिशा में बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसी के तहत जो है आज इंडियन पॉलिटी का 6वां सीरीज चलने वाला है, और जिसमें जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में हमने डिटेल चर्चा किया हूँ। और इसके 1000 एमसीक्यू को टारगेट में ध्यान रखते हुए ये सीरीज चलाया जा रहा है। और यहाँ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से जो है हर साल लगभग 4-5 क्वेश्चन जो है यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओ हर एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसके साथ ही साथ जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अन्य इन्वायरमेंट, अन्य सब्जेक्ट का भी जो है आपको पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। ठीक है। मिशन सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी, पीसीएस, आरओ सभी एग्जाम को ध्यान में रख के यह चैनल चलाया जा रहा है, यह सीरीज चलाया जा रहा है। तो हम आपका कीमती समय को ज़्यादा न लेते हुए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो है डीपीएसपी का भी टॉपिक है। डीपीएसपी ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, अर्थात नीति निर्देशक तत्व से जो है और फंडामेंटल राइट से हर साल जो है यहाँ से कम 4-5 क्वेश्चन, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो, हर साल जो है क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको पीवाईक्यू सीरीज क्यों देखनी चाहिए और हमारे चैनल से आपको क्यों देखना चाहिए, ये थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है। पीवाईक्यू सीरीज से लगभग हर साल किसी भी एग्ज़ाम में 50 से 60 क्वेश्चन जो है हर साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है हर साल यहाँ से 50-60 क्वेश्चन आते हैं। और हमारे चैनल से इसलिए आपको जुड़ना ज़रूरी है। हमारे चैनल पे जो है हर टॉपिक पे अगर आप अपने बुक से, किताब से पढ़ेंगे तो आपको उसमें जो जितना टाइम लगेगा, हम आपको जो है 1 घंटे में लगभग जितना आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे उससे कम समय में जो है हम आपको अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप गेन कर पाएंगे, तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए एक बार। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, सबसे पहले कीवर्ड्स को जरूर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ जो है हम आपको कुछ ट्रिक भी बताते चलेंगे कि क्वेश्चन को जो है कैसे पकड़ें और एलिमिनेशन थ्योरी से जो है कैसे अपने आंसर तक पहुँचें। इसके लिए भी हम कुछ आपको टिप्स बताते चलेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए, आप अपने कीवर्ड्स को देख लीजिए कि क्वेश्चन किस दिशा में पूछ रहा है, आपको गलत स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर अधिकार आधारित है। तो ये पॉइंट्स जो है सही है, ये पॉइंट सही है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, गलत वाला आंसर पूछा है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं मतलब ये सही है लेकिन हमें गलत वाला स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। तो भारतीय संविधान एक मिनट, संविधान के अनुच्छेद 21 में मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। दोस्तों, मृत्यु का अधिकार जो है आपको फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं दिया गया है। मृत्यु का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट का दर्जा आपको नहीं है, तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ देखिए, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान जो है एक पूर्ण संघीय संविधान है, नहीं, पूर्ण संघीय संविधान भारतीय नहीं है। भारतीय संविधान जो है एक अर्ध संघीय संविधान है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भारती में केशवानंद 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 भारती केस में यह बोला है कि जो मूलभूत ढांचा है संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें जो है आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बी सी डी जो है तीनों गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसमें देखिए केशवानंद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी, गोलकनाथ और सज्जन कुमार है। ठीक है, तो वह कौन सा केस है? केशवानंद भारती है। केशवानंद भारती 1973 में आसपास ये केस आया था। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका जो है संशोधन कर सकती है अपने संविधान में, या चाहे फंडामेंटल राइट हो, किसी भी क्षेत्र में संशोधन कर सकती है, बशर्ते जो है वो मूलभूत ढांचों का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसमें देखिए गोलकनाथ वाद है, सज्जन कुमार वाद है। तो ये गोलकनाथ और गोलकनाथ में जो है सज्जन कुमार वाद में जो है बोला था कि संविधान में जो है फंडामेंटल राइट में विधायिका जो है संशोधन कर सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ गोलकनाथ में भी गोलकनाथ में बोला था कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब जो है पंजाब वाद में क्या बोला था? इसमें बोला था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है केशवानंद भारती में पूरी तरह से बोल दिया कि आप मूल ढांचों को छोड़ के बाकी सभी जगह जो है संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम बताइए। कौन कौन सा निर्णय कब कब आया, इसके बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए गोलकनाथ और केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, ए.के. गोपाल बनाम मद्रास राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है देखिए सबसे पहले जो है गोपालन बनाम मद्रास केस आया था। गोपालन बनाम मद्रास केस ये 1950 के आसपास आया था। ठीक है, मिनर्वा मिल्स ये लगभग 1980 के आसपास आया। केशवानंद भारती 1973 के आसपास, और गोलकनाथ बनाम जो है 1967 के आसपास आया था। तो सबसे पहला कौन सा हो जाए? डी हो जाएगा। ठीक है, डी के बाद जो है ए आना चाहिए। डी के बाद ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति का अधिकार क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार जो है पहले फंडामेंटल राइट था। तो इसको समाप्त करके भाग 12 के 4 अध्याय में और अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, और ये तो पहला कथन हो गया। दूसरा कथन, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का ए के तहत विधिक अधिकार
बना दिया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट में 6 मूल अधिकार थे, तो इसमें से कह रहा है कौन सा अधिकार नहीं है। तो वो अधिकार कौन सा है? विरोध का अधिकार जो है नहीं है। बाकी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो है फंडामेंटल राइट में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? ठीक है, नागरिकों को मूल अधिकार में संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये तो बिल्कुल दिया गया है। लिंग का समानता का अधिकार, ये भी दिया गया है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जो है नागरिकों को संविधान में नहीं दिया गया है। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके जो है दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 19 का पहला के क में इसके तहत जो है इसके तहत जो है सूचना का अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार जो है इसके तहत व्याख्या किया है कि इस आर्टिकल के तहत सूचना का अधिकार भी जो है फंडामेंटल राइट के तहत आता है, लेकिन मूल संविधान में जो है सूचना का अधिकार, ऐसा कोई अधिकार उसमें शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो बाकी और तीनों जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है केवल नागरिकों को अधिकार है, केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार है। ठीक है, कानून के समझ क्षमता, ये सभी को अधिकार है, ये विदेशी और देशी दोनों लोग को अधिकार है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार भी जो है ये गैर नागरिकों को भी दिया गया है। ठीक है, सॉरी, अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है केवल भारतीयों को भी दिया है, ये भी अधिकार जो है केवल भारतीयों को दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, 1 और 3, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समझ समता, विधि के समझ समता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बाकी प्राण एवं दैहिक और शोषण के विरुद्ध ये विदेशी देशी दोनों को अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को, सभी शब्द जो है कीवर्ड्स को पकड़िए, जब भी क्वेश्चन करिए आप कीवर्ड्स को जो है अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपका ध्यान केंद्रित रहे कि हमें किस टाइप के आंसर खोजना है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को अधिकार है। इसमें देखिए विधि के समझ संरक्षण का अधिकार जो है ये आपका नागरिक और गैर नागरिक, भारतीय नागरिक और गैर नागरिक, ये दोनों को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बाकी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये तीनों जो है ये केवल जो है भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित अधिकारों में कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं? निम्नलिखित अधिकारों में कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो इसमें देखिए विधि के समक्ष समता का अधिकार,
विधि के समझ समता का अधिकार ये दोनों को है, भारतीयों को और गैर भारतीयों दोनों को है, ठीक है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सभी व्यक्तियों को नहीं, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये जो है भारतीयों को अधिकार प्राप्त है केवल। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार ये भी केवल भारतीयों को है। चुनाव लड़ने का ये केवल भारतीयों को अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4 डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है केवल नागरिकों को है, केवल नागरिकों को। देश के किसी भी भाग में घूमने का ये भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ये भी केवल नागरिकों को। संवैधानिक निराकरण का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है ये दोनों को अधिकार है, भारतीयों को भी और गैर भारतीयों को भी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता है। बाकी जो है विधि के समझ समता का अधिकार, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये नागरिकों को भी है और गैर नागरिकों को भी अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय और समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो इसका आंसर देखिए, वह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन कर सकता है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ये पॉइंट सही है। तो ये अल्पसंख्यकों को मिल जाता है। भारत में राष्ट्रपति स्वमेव इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करता है। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 14 सूत्री कार्यक्रम 15 सूत्री कार्यक्रम जो है 2006 में केंद्र सरकार लाई थी। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो है इस कार्यक्रम को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो 1976 में यह अधिनियम पारित किया गया था। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश जो लागू किया गया था वो 1975 में आया था, ठीक है। बाद में इसी को कानून के रूप में पारित कर दिया गया। इसी को कानून के रूप में एक्ट बना दिया गया। कब बनाया गया? वो 1976 में, ठीक है। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। भारत के संविधान द्वारा बिल्कुल किया गया है। भारत के संविधान में बाल श्रम का जो है निषिद्ध किया गया है। और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय भी बाल श्रम के संबंध में संरक्षण संबंधित बहुत सारे जो है दिशा निर्देश दिया है गवर्नमेंट को। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा जो है बिल्कुल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का भी बाल श्रम के बारे में काफ़ी अच्छा खासा चार्टर है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है चारों आंसर सही हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? अधिकार और कर्तव्य के बीच में कौन सा सही संबंध है? अधिकार और कर्तव्यों के साथ जो है संबंध रखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं? नहीं, राज्य के दावे नहीं है, व्यक्ति के दावे होते हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। तो ये भी नहीं सही है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट नहीं, ये गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट व्यक्ति का अधिकार होता है। व्यक्ति का अधिकार किसके विरुद्ध होता है? राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध ही तो हम अपने अधिकार को डिमांड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा के अधिकार का अवधारणा कहाँ से प्राप्त हुआ? सेवा की अवधारणा जो है, सेवा के अधिकार की अवधारणा आपका ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुआ था। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में 1991 में यह बताया गया कि राज्य निश्चित समय में जो है लोक सेवा देने की गारंटी देता है। जो भी लोक सेवा है, वहाँ के जो प्रशासनिक सेवा है, वो एक प्रकार से गारंटी के रूप में जो है जनता को सेवा देती है, जिसको सिटीजन चार्टर बोला गया। सिटीजन चार्टर भारत में भी 2010-11 में जो है सिटीजन चार्टर एक्ट पारित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पार्लियामेंट में पारित नहीं हो पाया। हालांकि अलग अलग राज्यों में जो है सिटीजन चार्टर अपना अपना अलग से बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित, सामाजिक प्रजातंत्र को, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना उद्देश्य है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर देखिए। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसमें देखिए, पूर्वोत्तर केंद्रित राज्यों के लिए है, उपरोक्त राज्यों के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है, ये भी गलत हो जाए। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनी नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनी है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनी नहीं है, मतलब उसको इन्फोर्स जो है, अगर आप उसके आधार पे अगर कोई न्यायालय में जाता है कि हमें इस चीज़ का अधिकार है, तो उसकी कोई गारंटी न्यायपालिका नहीं देगा। जबकि आपको फंडामेंटल राइट का अधिकार जो है, आप न्यायपालिका में उसको जाके आप एक प्रकार से गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक का तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो है अवाद योग है। अवाद योग मतलब उस पर आप न्यायपालिका में उस चीज़ को आप ले जाके कोर्ट में या नहीं बोल सकते हैं कि यह हमारा जो है एक प्रकार से राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं, ये गलत है। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, नहीं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं।
और वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे ना, ठीक है। इसमें नहीं, परिवर्तनीय अगर होता तो ये गलत हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल, राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व पे अपना कानून बना सकता है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? न्यायालय द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जा सकता। ये किस में है? अनुच्छेद जो है 37 में है, ठीक है। अनुच्छेद 37 में। 38 में क्या है? 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था, लोक कल्याण लोक कल्याण की अभिवृद्धि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था जो है किसमें है? ये 38 में, ठीक है। 39 में क्या है? 39 में आपका इसमें जो है कई आर्टिकल हैं, 39 के ए, 39 के बी, 39 के सी। तो इसमें जितने भी हैं, जैसे 39 के क्या नाम से बी में जो है, 39 के सी में जैसे मेल और फीमेल, महिला और पुरुष में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। इन तत्वों में अंतर्निष्ठ उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे नई शब्द दिया है, परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी अवधारणा किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के लोक कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में। बिल्कुल, संविधान की प्रस्तावना में आपका समाजवादी शब्द है ना, समाजवादी शब्द है, तो समाजवादी शब्द जो है कल्याणकारी का जो है निर्देशन करता है। इसके साथ मौलिक अधिकार में कल्याणकारी का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो है ही, तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर देखिए, समाजवादी, उदार, बौद्धिकवादी, गांधीवादी, ये तीनों सही हो जाएंगे। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा जो है हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई, ठीक है। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट लिया, फंडामेंटल राइट, और जो फंडामेंटल राइट का एक प्रकार से शक्ति का पृथक्करण भी सिद्धांत जो है हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है?
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसमें देखिए, तो कौन सा है, मूल अधिकार है या मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है शासन के, देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? धन का केंद्रीकरण जो है किसका उल्लंघन है? धन का वो किसका उल्लंघन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 39 का ख में बोला है कि आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण में जो है सामूहिक हित का जो है राज्य ध्यान रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान को सुनिश्चित किया गया है। किसमें किया गया है? समान वेतन का समान वेतन भारत के संविधान में किसमें सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये समान वेतन समान कार्य समान वेतन किसमें ये बताया गया है? आर्टिकल 39 के घ में। महिला और पुरुष के समान वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन का सुनिश्चित किया गया। और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 और 16 को एक साथ पढ़ने के साथ जो है इसको व्याख्या किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समान काम के लिए समान वेतन, अभी जस्ट आपसे बात की है, ये क्या है? ये मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, बाकी सब जो है फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है पंचायती राज की व्यवस्था किया गया। आर्टिकल 40 में जो है पंचायती राज की व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अभी जस्ट बताएं आपको, आर्टिकल 40 जो है यह ऐसा निर्देश देता है। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से पृथककरण रहेगा। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है एक तरफ से पृथक जो है रूप से काम करेंगे। और 48 में क्या दिया है? कृषि और पशुपालन का संगठन के संबंध में राज्य को निर्देश देता है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन बनाने को राज्य को निर्देशित देता है। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या है? फंडामेंटल राइट के संबंध में सशस्त्र बलों में जो है लागू होगा कि नहीं होगा, ये जो है अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। तो सूची 1 जो है आर्टिकल एक साइड दिया है, दूसरा सूची 2 की तरफ जो है उसका सब्जेक्ट दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आर्टिकल 40 में जो है पंचायती राज का गठन है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 41 के तहत काम करने का अधिकार दिया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता शामिल है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि के और पशुपालन का जो है गठन करने का निर्देश दिया है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पहला के, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग्म पहचानिए। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का सुमेलित युग्म जो है पहचान करिए। इसमें देखिए समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता,
42 नहीं, गलत है। कृषि पशुपालन संगठन का आर्टिकल 43 नहीं, आर्टिकल 43 नहीं है, ये आर्टिकल 48 है। ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ये सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है आर्टिकल 43 के ए में नहीं है। आर्टिकल 43 के ए में नहीं है, बल्कि आर्टिकल 43 के बी में है। आर्टिकल 43 के किस में है? बी में है। ठीक है। आर्टिकल 43 के ए में क्या है? इसमें जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का जो है भागीदारी, मतलब कारीगरों का जो है उद्योगों के प्रबंधन में उनका अधिकार होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, एक दूसरे की व्याख्या करता है कि नहीं ये देखना। मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष के 100 दिन तक रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में अधिकार प्राविधित है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया? अनुच्छेद कौन सा है वो? आर्टिकल 43 के तहत। आर्टिकल 43 के लिए क्या क्या निर्देश देता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी दिलाने का जो है राज्य का अधिकार है। ठीक है। 45 में क्या है? 45 में जो है बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा दिलाने का राज्य का अधिकार है। ठीक है। और 47 में क्या है? 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को सुधारने का अधिकार राज्य को दिलाना है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को सुधारने में राज्य को जो है जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है। और 50 में जो है कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से पृथक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आर्टिकल कौन सा भी जस्ट बताए थे? आर्टिकल 43 का ए में दिया गया है। ठीक है। और ये आर्टिकल 39 के ए में क्या है? मेल और फीमेल को समान रूप से जो है जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? समान नागरिक संहिता की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 44। ठीक है। आर्टिकल 44 ऐसा बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 50 में ऐसा प्रावधान दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51 है। ठीक। और 41 में क्या है?
काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार को जो है राज्य दिलाने का प्रयास करेगा। ठीक है। और 48 के क्रम में क्या है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था? नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था। इसमें देखिए, ये शोषण से बच्चों को अल्पवयों की सुरक्षा, तो ये तो दिया गया था। समान न्याय निःशुल्क, ये भी दिया गया। समान आचार संहिता जो है ये 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का अधिकार जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। बच्चों के लिए बिल्कुल करता है, स्त्रियों के लिए भी करता है, जनजातियों के लिए भी करता है, दलितों के लिए नहीं करता है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसमें देखिए, मद्य निषेध है, बिल्कुल है। गौ संरक्षण बिल्कुल है। पर्यावरण संरक्षण ये भी नीति निर्देशक तत्व है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है। ये बल्कि जो है फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल राइट के तहत दिया गया है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त हुए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे स्कैन करने से आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।